हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। एंड आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से फेस्टिवल्स एंजॉय किए होंगे और आप सभी बहुत अच्छे भी होंगे। लेकिन ज़रूरी है कि एंजॉय के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे हम लोग अच्छे से सभी चीज़ों को एंजॉय करें। एंड लेकिन बाद में यह भी ज़रूरी है कि हम वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाएं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी जो आज की करंट अफेयर क्लास है, इसके टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो देखो नाम से ही बहुत सारी चीज समझ में आ रही है कि क्या है। देखो क्विक रिएक्शन दे रहा है, तो क्विक रिएक्शन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करने वाली ऐसी मिसाइल है। ठीक है, कहाँ से कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर पे मारने वाली मिसाइल है, कि जमीन से आसमान में टारगेट को ये है खत्म करेगी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें तो हमको नाम से स्पष्ट हो गई है। तो अभी जब हमारी दिवाली गई थी, जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं बम पटाखे फोड़े जा रहे थे। और दिल्ली में तो खैर मना करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इस तरह के काम किए गए। लेकिन यह डीआरडीओ वाली दिवाली थी। डीआरडीओ ने कुछ इस तरह से अपनी दिवाली मनाई, और जो यह क्विक रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया। तो इसके सफल परीक्षण किए जाने के पीछे क्या क्या हमारी सामरिक दृष्टि से महत्व है, कहाँ कहाँ हमें रक्षा क्षेत्र में इससे मदद होने वाली है, किस हद तक यह लाभदायक है हमारे लिए, इसको लेकर के आज की क्लास में हम बात करेंगे। वहीं हमारा दूसरा टॉपिक है लोनार झील को लेकर के। लोनार झील को क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। लोनार झील का क्या हुआ है कि इसको रामसर साइट जो होती है, यानी कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है, इसके अंदर हम जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो क्षेत्र होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, उनको शामिल करते हैं, जिससे कि उनका जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनके संरक्षण को लेकर के काम होने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छे से काम होते हैं। तो लोनार झील को हाल ही में अब रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह भी जरूरी है कि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझे, जाने, इसकी विभिन्न विभिन्न पहलुओं को अच्छे से हम समझ लें। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्विक रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल जो है, इसके बारे में जो भी विभिन्न चीजें हैं, अलग अलग बातें समझ लेते हैं। तो जरूरी बात क्या है, मिसाइल के बारे में हमने जो नाम था, इसको नाम दिया गया है, उसका नाम को तो हमने समझ लिया है। मैं हमेशा ही हर क्लास में यह बताता हूं कि देखिए, नाम भी अपने आप में काफी सारी चीजें बताता है, बयां करता है। तो वही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर समझ ली है। तो जाहिर सी बात है, भारत में काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम पीछे भी लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरह के परीक्षण जो थे, और उनको हम अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर आगे भी ऐसे टेस्ट होंगे तो जरूरी होगा कि हम उनको पढ़े। तो टेस्ट कहाँ हुआ है? टेस्ट हुआ है चांदीपुर में। देखो, ये चांदीपुर ऐसी जगह है जो लगातार हमारी करंट अफेयर क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, डिस्कशन में आता रहता है, आता रहता है। क्यों आता रहता है? क्योंकि डीआरडीओ के जो अधिकांश परीक्षण है वो यहीं हो रहे हैं। ठीक है, चांदीपुर कहाँ है? ओडिशा में जो बालासोर तट है, बालासोर तट पे चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ अधिकांश परीक्षणों में इसी टेस्ट रेंज का प्रयोग कर रहा है, जिस वजह से मुझे तो लगता है कि शायद अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो अब तक आपको यह पूरा जो नाम है ये अच्छे से रट गया होगा और दिमाग के हर कोने में नाम पहुंच चुका होगा कि ओडिशा के अंदर बालासोर तट पे चांदीपुर के अंदर डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहां से यह परीक्षण हो रहे हैं। तो जगह याद रखिएगा। अगली बात है प्रणाली। देखो कैसी, यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है। एक चीज देखने में आ रही है लगातार कि महात्मा गांधी की एक तो महात्मा गांधी के समय में हमने देखा था कि स्वदेशी को लेकर के बहुत ज्यादा बल दिया गया था, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था, आत्मनिर्भर भारत पे बल दिया गया था। वहीं विदेशी चीजों का बहिष्कार करने की बात की गई थी। हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है अमूमन। वहीं एक चीज अब आज के टाइम में हम देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है सन 2014 से, उसके बाद से भी हमें यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि लगातार आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, स्वदेशी चीजों को लेकर के बात चल रही है और इस क्षेत्र में काम भी किया जा रहा है, इन फैक्टर्स पर बल दिया जा रहा है। तो प्रणाली कैसी है? यह स्वदेशी प्रणाली, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात क्यों है? स्वदेशी चीजों का मतलब यह है कि हम अब इतने ज्यादा सक्षम हो गए हैं कि हम अपने देश के अंदर ही इस तरह की अच्छी और उच्च गुणवत्ता की मिसाइलें तैयार कर पा रहे हैं और इनका सफल परीक्षण भी हो रहा है। तो यह बात अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, बहुत अच्छी भी है। और इससे हमें पता लग रहा है कि भारत अब ग्लोबल पावर बनने की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से अग्रसर है, नए नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहा है। तो प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है, सारे काम इसको लेकर के भारत में हुए हैं और भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, उनके द्वारा ही किए गए हैं। इसके निर्माण के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि इसको बनाने का काम किसने किया था, तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और निजी कंपनी है L&T, इन तीनों ने मिलकर के इसको डेवलप करने का काम किया है। तो यह तो वैसे भारत के सार्वजनिक उद्योग हैं, भारत के सार्वजनिक
अभिकरण उद्योग क्षेत्र है, ये वहां से काम चल रहा है सारा का सारा। तो इनके प्रयासों से इन्होंने मिलजुल के इस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को तैयार कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यहाँ पर यह बन रही है कि मिसाइल कैसी है, स्वदेशी है, निर्मित किसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा और निजी कंपनी LNT के द्वारा इसको तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि यह कैसी है, किस टाइप की मिसाइल है। ये इस मिसाइल के अंदर जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है वह प्रणाली है कनस्तर आधारित प्रणाली। ठीक है, अब यह जो नाम यहाँ पर आया है आप यह समझ गए होंगे कि आधारित प्रणाली का मतलब क्या है। तो लेकिन कनस्तर में बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज रहें। कनस्तर का मतलब क्या होता है, देखो कनस्तर वो चीज होती है, एक ना बॉक्स टाइप होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमारे टीन होते हैं ऑयल वाले, हम उसको ऊपर से काट लेते हैं, जब उसको हम काट लेते हैं तो वह कनस्तर होता है, उसको हम कनस्तर बोलते हैं। तो इसी प्रकार की एक प्रणाली है कनस्तर आधारित प्रणाली, उस प्रणाली का प्रयोग इस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर मिसाइल्स को फिट किया जाता है, उसके बाद उनको फिर लॉन्च किया जाता है। तो इसको कनस्तर आधारित प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यह जो है प्रणाली है विशेष रूप से तैयार की गई है। इसके अंदर क्या होता है कि यह जो मिसाइल्स वगैरह होती है इनको डिब्बों के रूप में संग्रहित किया जाता है और वहीं से ही इनको संचालित भी किया जाता है। तो बता चुका हूं आपको कि क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हमें अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऊपर से इस तरह से कुछ आपस में जुड़े हुए डब्बे दिखाई देंगे और इन डब्बों के अंदर क्या होता है कि मिसाइल्स होती है। तो जब लॉन्च करना होता है यहीं से इनको कंटिन्यू लॉन्च किया जाता है। और जिस तरह की यह मिसाइल है सरफेस टू एयर, तो क्या किस लिए तैयार किया जाएगा इसको, कि ऊपर की ओर इसको रखा जाएगा ताकि जो आसमानी टारगेट होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जहां भी हम लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, जहां भी हमारे सोल्जर्स हैं, उनके एरिया को ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह मिसाइल काफी कामगार सिद्ध हो सकती है, जो हवाई जो टारगेट्स होंगे इनको ध्वस्त करेगी। वहीं देखने वाली बात है यह भी है कि यह जो मिसाइल है यह छोटी दूरी की मिसाइल है। छोटी दूरी की मिसाइल क्यों है, क्योंकि इस मिसाइल का जो रेंज है यह 25 से 30 किलोमीटर है। यानी कि यह आसमान में टारगेट खत्म तो कर सकती है, लेकिन किस रेंज तक, केवल 25 से 30 किलोमीटर तक। लेकिन अगर हम आसमानी क्षेत्र में इसको लेकर के बात करें तो यह जो क्षमता है यह काफी अच्छी है। ठीक है, तो इसकी क्षमता भी याद रखिएगा, 25-30 किलोमीटर तक के टारगेट्स को यह खत्म कर सकती है। यह जो प्रणाली है यह प्रणाली पूरी तरह से मोबाइल व गतिशील प्रणाली है। यानी कि मोबाइल प्रणाली कैसी होती है, बहुत ज्यादा इजी टू यूज होती है। यानी कि सब चीजें कैसे है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड देन उसके बाद इसको बड़े आराम से ही रेगुलेट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रणाली के तहत यह मिसाइल तैयार की गई है और इसको रूप दिया गया है। तो यह जो बातें थी यह सभी इससे जुड़ी हुई विभिन्न महत्वपूर्ण बातें थी। आई होप आपको यह सभी जरूरी बातें समझ में आ गई होंगी। वहीं एक चीज देखने वाली यह भी है कि इसके अंदर किस किस चीजों को शामिल किया गया। तो इसके अंदर जो है वह 4 चीजें बताई गई हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है इसके अंदर स्वचालित कमांड व नियंत्रण प्रणाली, यानी कि इसकी जो कमांड प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली बहुत ज्यादा ही स्मूथ है एंड स्वचालित है, यानी कि ऑटोमेटिक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यह टारगेट को महसूस करके भी लॉन्च हो जाने के लिए सक्षम है और बाकी इसको उस तरह से तैयार किया गया है कि ये इन परिस्थितियों में भी काम कर सके। इसके अलावा इस मिसाइल के अंदर 2 रडार हैं। ठीक है, पहला जो रडार है वह है एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार और दूसरा है एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार। इसी वजह से यह मिसाइल इस तरह से स्वचालित रूप से काम करने के लिए सक्षम है, क्योंकि यह रडार इसको एबल बनाते हैं इस तरह से काम करने के लिए। तो रडार के नाम समझ लीजिए, एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार एंड एक्टिव एरे बैटरी मल्टी फंक्शन रडार इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक लॉन्चर शामिल किया गया है। तो यह इसके महत्वपूर्ण अंग है जिनसे मिलजुल कर यह प्रणाली तैयार हुई है, पूरी तरह से निर्मित हुई है और कहीं ना कहीं भारतीय सामरिक महत्व बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम है। वहीं इसमें देखने वाली बात है यह भी है, इसके जो रडार है इसके रडारों की खास बात यह है कि यह रडार सर्च ऑन मूव एंड ट्रैक ऑन मूव की तकनीक से लैस बनाए गए हैं। वहीं साथ ही साथ यह रडार 360 डिग्री की कवरेज भी इनको देते हैं, यानी कि यह जो पूरी की पूरी मिसाइल्स हैं यह मूव होकर के 360 डिग्री में टारगेट को अच्छी तरह से खत्म कर सकती हैं और ध्वस्त कर सकती हैं। इस तरह से पूरी तरह से यह मिसाइल सक्षम है अपने आप में। तो जो भी जरूरी बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वह सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यह टॉपिक डिस्कस करते हुए समझा दी है। वहीं देखने वाली बात यह है कि इसका महत्व कैसे बढ़ रहा है। तो हम कई बार देखते हैं कि जो दुश्मन देश होता है जिससे हमारा युद्ध चल रहा होता है, तो कई बार वह आसमानी क्षेत्र का प्रयोग करता है, वायु क्षेत्र का प्रयोग करता है, जिससे कि वह हमारे बंकर्स वगैरह को ध्वस्त कर दे, वहां पे मिसाइल गिर के, बॉम्ब्स गिर के। तो कहीं ना कहीं
इसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है, सिपाहियों की जान जाती है, बंकर्स नष्ट हो जाते हैं और जो हमारा बहुत सारा सामान है वह भी ध्वस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब अब यह मिसाइल तैयार हुई है तो इस तरह से यह मिसाइल काफी ज्यादा मददगार सिद्ध हो सकती है। इसको पूरी अब तैयार ही इसलिए किया गया था कि इसको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, तो वह काम भी किया जाने वाला है, क्योंकि यह मिसाइल जो है अपने सभी कीर्तिमानों को स्थापित कर चुकी है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर चुकी है। यहाँ जहाँ जो भी इसको लेकर के मानक रखे गए थे उन सभी मानकों को इसने पा लिया है। तो अब यह मिसाइल सेना में शामिल होने के लिए तो पूरी तरह से तैयार है, जिससे बहुत ज्यादा हमारे सेना को मदद मिलने वाली है, सामरिक महत्व में वृद्धि भी होने वाली है। तो यह से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बात थी। तो चलिए अब हम अपना रुख दूसरा टॉपिक की ओर कर लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है लोनार झील वाला। लोनार झील को लेकर के बता चुका हूं कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोनार झील को अब रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है, जिससे क्या हो गया है कि इसका महत्व अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इसके संरक्षण को लेकर काम किए जाएंगे। और अगर एक चीज देखने वाली यह भी है कि यह जो लोनार झील है, यह लोनार झील अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसका महत्व बहुत ज्यादा क्यों है यह समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बाकी तो फिर इससे जुड़ी हुई और चीजें जो भी है वो सब हम समझ लेंगे। दरअसल यह जो लोनार झील है, यह लोनार झील एक क्रेटर झील है, ठीक है। यह क्रेटर झील क्यों है? क्योंकि इस झील का निर्माण प्लास्टोसीन काल के दौरान हुआ था, यानी कि यह जो झील है यह बहुत ज्यादा पुरानी है। प्लास्टोसीन काल के अंदर इस झील का निर्माण हुआ था। वहीं यह झील बनी कैसे थी? ऐसा बताया जाता है कि जिस क्षेत्र में यह झील बनी हुई है यहाँ पर उल्कापिंड गिरा था, और जो उल्कापिंड इस क्षेत्र में आकर के गिरा था उस उल्कापिंड का जो व्यास था यह 1.85 किलोमीटर था, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो 1.85 किलोमीटर के व्यास वाली उल्कापिंड यहाँ के गिरी थी और उसकी गहराई 500 फीट थी। तो जब वह उल्कापिंड यहाँ पर आकर के गिरी, जिसकी वजह से यहाँ गड्ढा हो गया बहुत बड़ा और यहाँ पर यह झील बन गई। वहीं साथ ही देखने वाली बात यह थी कि वह जो उल्कापिंड यहाँ गिरी थी वह बेसाल्टिक थी, तो उसके गिरने से क्या हुआ कि इसके आसपास का जो सारा क्षेत्र था वो क्षारीय हो गया। दरअसल जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं वह क्षारीय होती है, तो इसके आसपास का क्षेत्र भी क्षारीय हो गया। और वैसे मैं वहां गया तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे यह पता लगा है कि इसका जो आसपास का जो जल है, इस झील का जो पानी है वह क्षारीय है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए सभी फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं सभी चीजों को। तो ऐसा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व की बात क्या है? यह क्रेटर झील है, प्लेस्टोसीन काल के दौरान निर्मित हुई थी और यहाँ पे उल्कापिंड गिरा था जो बेसाल्टिक चट्टान से बना था, और वह उल्कापिंड एक 1.85 व्यास का था और उसके अंदर जो गहराई थी वह 500 फीट की थी। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे अब समझ लेते हैं और चीजें क्या है। तो रामसर कन्वेंशन, इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। वहीं देखने वाली बात है यह भी है, कहाँ शामिल किया गया? इसको कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर शामिल किया गया है। तो कंजर्वेशन स्टेटस में शामिल करना मतलब क्या है कि इसको अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाएगा, यानी कि अब सरकार जो है वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी। इसके अंदर आसपास जो भी विभिन्न काम किए जाने हैं इसके जल संरक्षण को लेकर के, झील संरक्षण को लेकर के, केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे जो जो प्रजातियां हैं वह प्रजाति चाहे वृक्ष की हो, झाड़ियों की हो, ठीक है, या फिर वह प्रजाति सरीसृपों की है, यानी कि एनिमल किसी प्रकार के जीव की प्रजातियां भी है, तो उन सभी को लेकर के भी अब यहाँ काम शुरू किया जाएगा और जो काम बहुत अच्छे से किया जाना जरूरी है। जिससे क्या होगा कि लोनार झील है इसको संरक्षण मिलेगा और यह हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी बनी रहेगी, ताकि वो भी इसको देख सकें, इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसको जान सके। तो देखने वाली बात यह है कि यह लोनार झील कहाँ पर है? यह लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। महाराष्ट्र के, वैसे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा मेन पॉइंट है मुंबई शहर, उसको तो खैर हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर है ये। महाराष्ट्र के अंदर जो जिला है बुलढाणा जिला, बुलढाणा जिले के अंदर यह है लोनार झील वहां पे स्थापित है। तो कुछ भी फैक्टर्स आते हैं आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। सभी बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लास में ताकि पॉइंट्स ना छूटे। तो हमने राज्य डिस्कस किया, राज्य के साथ साथ हमने जिला भी डिस्कस किया। केवल इतना ही नहीं, एक चीज देखने वाली और है कि जो यहाँ पे बुलढाणा जिला है, बुलढाणा जिले के अंदर लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य तो हम बहुत से समझते हैं, क्लास में डिस्कस होता रहता है, ठीक है। वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं यह जंगली जानवरों के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उन प्रजातियों को खत्म होने से बचाया जा सके, उनको एक खास क्षेत्र दिया जा सके जिससे कि वह सर्वाइव कर सके और अपनी संख्याओं को बढ़ा सके। तो इसी प्रकार लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। उस बड़े क्षेत्र के तहत यह लोनार झील आती है जो अपने आप में काफी बड़ी है।
वहीं साथ ही अब यह लोनार झील को रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया है। तो रामसर कन्वेंशन अब क्या हुआ है कि महाराष्ट्र का दूसरा ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसको रामसर साइट में शामिल कर लिया है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह दूसरा ऐसा है, तो जरूरी यह भी है कि कृपया यह बता दीजिए कि पहला कौन सा है। तो पहला कहाँ है? पहला महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में क्या है? नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य है। इसी साल के शुरुआत में इस पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था कंजर्वेशन देने के लिए। वहीं अब इस साल जो लोनार झील है यह दूसरा स्थल बन गया है जिसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और इसको कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर शामिल वहां कर लिया है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप दोनों ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो महाराष्ट्र की तरफ से पहला रामसर साइट बना था वह नासिक जिले में था, नंदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य, और जो अब दूसरा बना है यह लोनार झील है। कहाँ पर है? यह बुलढाणा जिले के अंदर है महाराष्ट्र के। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण बातें, जरूरी बातें हैं। वहीं साथ ही तो शामिल क्यों किया गया है, शामिल करने वाली जरूरी बात यह है कि लोनार झील का जो क्षेत्र है और उसके आसपास जो यह अभयारण्य है इसके अंदर क्या होता है कि 160 पक्षी की प्रजातियां, 46 सरीसृपों की प्रजातियां और 12 स्तनपायियों की प्रजातियां वहां मिलती हैं। यह अलग अलग जीव हैं, जैसे कि हम जानते हैं पक्षी तो हम इजीली समझ सकते हैं। सरीसृप वह जीव होते हैं जो रैंक के चलते हैं। ठीक है, इसमें हमारी छिपकली, सांप, किस तरह के जो जानवर जीव होते हैं यह आते हैं। इसके अलावा 12 स्तनपायी। स्तनपायी क्या होते हैं? जो बड़े जीव होते हैं, जैसे बंदर टाइप होते हैं, तो इनको हम स्तनपायी जीव कहते हैं। तो इस प्रकार यह इसके अंदर आते हैं, ये इनके महत्व बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर यह चाह रही है कि इनके कंजर्वेशन को लेकर के काम किया जा सके, इन प्रजातियों की रक्षा हो सके, जिससे कि यह प्रजातियां अस्तित्व में बनी रहें, लुप्त ना हो और यह अपनी संख्या में वृद्धि कर सकें। इसी महत्व को बढ़ाने के लिए, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं सरकार इसी वजह से इसको अब इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में शामिल किया है। और काफी सारी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं और उम्मीद है कि परिणाम जो आएंगे वह भी पॉजिटिव आएंगे। जिस प्रकार से अब तक हमने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल करने की वजह से भी बहुत सारे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। एंड यह जो भी बातें थी लोनार झील से जुड़ी हुई, रामसर साइट में शामिल करने की जुड़ी हुई, हमने सभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर से जो अब 2 क्षेत्र हो गए हैं, इन दोनों को ही हमने अच्छे से जान लिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि हमने अब जो दोनों टॉपिक थे, हमारे पहला टॉपिक था हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का और दूसरा था हमारा लोनार झील का। दोनों को ही बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए सक्षम है। एंड आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही।